हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। ये हम लोगों का क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम आप लोगों का 18 फरवरी या 20 फरवरी को होने वाला है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का है। उसके तैयारी के लिए हम लोगों को जो हम आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उस सीरीज का ये वीडियो नंबर 4 होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का ही 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहां से आप लोगों का क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन तो देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। और यहां से कई सारे क्वेश्चंस पहले के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को यह वीडियो देखना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि अगर आप मेरा ऑब्जेक्टिव के सारे वीडियो को देखते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं आएगा। फिर चाहे एग्जाम आपका 18 तारीख को है, फिर चाहे आपका एग्जाम 20 तारीख को है। जब आप एग्जाम देके आओगे तो आप जरूर बोलोगे कि अरे यार, सर कमाल का पढ़ाए थे सर, जिससे जो जो वो पढ़ाए हर एक चीज जो है वो क्वेश्चन के में हम लोगों का लड़ा था। चलो समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड टू वेलफेयर। यानी इकोनॉमी का वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा मार्शल ने। रॉबिन्सन ने क्या डेफिनेशन दिया था? रॉबिन्सन ने डेफिनेशन दिया था प्रॉब्लम ऑफ सेक्रेसिटी, यानी चयन संबंधी समस्या। और एडम स्मिथ ने तो कहा था कि इकोनॉमी इज ए आर्ट, इकोनॉमिक इज ए वेल्थ ऑफ साइंस। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। आपको नीचे हमको कमेंट करके ये बताना है कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो थे वो एडम स्मिथ ने कब लिखा था। हमको आप लोगों को बताना है इस चीज को, ठीक है? ये आप हमको कमेंट करो। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता मार्शल थे। रॉबिन्सन ने कहा था चुनाव संबंधी समस्या के बारे में, ठीक। और एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मेरा धन का विज्ञान है। ये हम लोगों का एडम स्मिथ ने कहा था। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच इकोनॉमी हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। कौन से इकोनॉमिक्स में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करता है? तो ये मिक्स सेक्टर होता है हम लोगों का। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। और भारत का अर्थव्यवस्था भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स हम लोगों का होता है। क्लियर है? और अगर ये बोलता कि किसमें कि इसमें जो है वो प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है, यानी कि कीमत तंत्र। तो प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो मेरे लिए, रुको रुको, प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो मेरे लिए कैपिटल इकोनॉमिक्स में होता है। यानी कीमत संयंत्र जो है मेरे लिए वो पूंजी बाजार में यानी पूंजीगत अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज्ड द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो वर्ड का यूज सबसे पहले किस इकोनॉमिस्ट ने किया था? रेगनर फिश ने किया था। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रेगनर फिश ने किया था। आप हमको कमेंट करके बताओ कि रेगनर फिश ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को कब, किस साल उन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बांटा था। और याद रखना, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो है, ये किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बोल रहा है द रीजन for which the size of the production possibility curve is concave to the origin। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो इस तरह से कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, झुका हुआ रहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये जीरो की ओर, ये यहाँ जो मूल बिंदु होता है उसकी ओर झुका हुआ रहता है। तो उसका मेन रीजन क्या है? तो इसका मेन रीजन है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रूल के कारण ये इस तरीके से झुकता है। ठीक है, उत्पादन सम्माना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का क्या कारण है? अवतल मतलब होता है इस तरीके से, अवतल बोल लो, या ये लिखा रहता है आपका नतोदर, नतोदर, याद रखना। तो इसका मेन रीजन है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण ये ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोल रहा है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिस्ट कॉस्ट। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत है। क्या है? आर्थिक लागत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कंज्यूमर्स बिहेवियर स्टडीड इन। तो कंज्यूमर तो एक पर्सन है, तो एक पर्सन के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मेरा किया जाता है। आगे यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला पूछ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, यानी सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला हम लोगों को पूछ रहा है, तो राइट फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 पे, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के बारे में हिक्स और एलन ने बताया था। और अगर कार्डिनल यूटिलिटी बोलता,
कार्डिनल यूटिलिटी बोलता तो याद रखना कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल ने बताया था। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत बोला तो क्रमवाचक सिद्धांत हिक्स और एलन दिया था। और अगर क्वेश्चन में गणनवाचक बोलता, क्या बोलता, गणनवाचक बोलता, तो याद रखना गणनवाचक जो है वो हम लोगों का मार्शल ने दिया था। ठीक है, दोनों चीज को याद रखना, दोनों में से कुछ भी एग्जाम में पूछे आपका आंसर सही होना चाहिए एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंडिफरेंस कर्व इज, देखो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो इस तरीके से हम लोगों का बनता है। इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनता है। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉनकैव कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी उदासीनता वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, या कई बार इसको उत्तल करके भी लिख देगा, उत्तर भी लिख देगा। दो चीज याद रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकैव होता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कि अवतल होता है, और उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी कि उन्नतोदर होता है। इसको याद रखना, इन दोनों में से एक एमसीक्यू एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। डिमांड ऑफ गुलाब जामुन ड्यू टू लो प्राइस ऑफ रसगुल्ला। सिंपल बात है, अगर मान लो कि रसगुल्ले की कीमत कम होने पर गुलाब जामुन की मांग क्या होगी? तो देखो रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों ही एक दूसरे के प्रतिस्थापन वस्तु है, यानी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सप्लीमेंट्री गुड्स है, कम्पिटेटिव गुड्स है। सिंपल सा बात है, हम यहाँ तो रसगुल्ला खाएंगे नहीं तो गुलाब जामुन खाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लो मेरा गुलाब जामुन का दाम कम हो गया, अगर गुलाब जामुन सस्ता हो गया तो हम रसगुल्ला में ज्यादा पैसा थोड़ी खर्च करेंगे, हम गुलाब जामुन खाएंगे, रसगुल्ला में तो खर्चा नहीं करेंगे। तो अगर गुलाब जामुन का दाम कम हो गया तो इससे रसगुल्ला का जो मांग है वो कम हो जाएगा, यानी रसगुल्ले का जो डिमांड है वो मेरा कम हो जाएगा। क्योंकि सिंपल बात होता है भाई, कंप्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स यानी कि हम लोग को सब्स्टिट्यूट गुड्स या कंपिटेटिव गुड्स में यही होता है कि अगर एक गुड्स का प्राइस घटता है तो दूसरे गुड्स का डिमांड भी घट जाता है, एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर पे, बजट लाइन क्या इंडिकेट करता है? तो बजट लाइन प्राइस रेशियो को इंडिकेट करता है। बजट रेखा क्या इंडिकेट करती है? तो ये मूल्य अनुपात को मेरा जो है वो बजट लाइन इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे बोल रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इंडिकेट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या इंडिकेट करता है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होने का, इस तरह से डाउन होने का रीजन होता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका कारण है। ठीक है, बोल रहा है प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित क्या करती है? अधिमान वक्र की ढाल इंगित करती है। क्या इंडिकेट करती है? अधिमान धार का इंडिकेट करती है एमआरएस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है if the increase in the income of consumer reduce the demand of commodity x, the commodity x will be, यानी सिंपल बोल रहा है यदि किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु x की मांग कम हो जाती है तो वस्तु x होगी। नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मेरा अगर आय बढ़ रहा है तो मेरा मांग भी बढ़ना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, अगर हम ज्यादा पैसा कमाए, मेरा अगर आय बढ़ गया तो मेरा मांग यहाँ घट जा रहा है। तो अगर मेरा आय बढ़ने से मेरा मांग घट रहा है तो ये किस तरीके के सामान को खरीद रहे हैं जो मांग मेरा कम हो जा रहा है? तो गिफ्ट गुड्स यानी कि घटिया वस्तु। गिफ्ट गुड्स को अब हम नहीं खरीदेंगे भाई, अब हम पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तेरा भाई पैसा ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है तो वो सड़ा गला चीज, खटा फटा चीज थोड़ी खाएगा। अरे नहीं यार, पैसा ज्यादा कमा रहे हैं तो अच्छा अच्छा चीज खाएंगे। ठीक है, तो तो गिफ्ट वस्तुओं में जो है ये नियम लागू होता है। ठीक, आगे यहाँ बोल रहा है कि क्वेश्चन में इन द डिमांड लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू प्राइस एक्सिस वाई। तो बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द आइटम। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष यानी वाई अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होगी? देखो यहाँ जो ग्राफ है, समझो इस ग्राफ को फिर से हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो हम सबको पता है ना, ये 0 होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, यहाँ मांग होता है, यहाँ होता है कीमत रेखा यानी प्राइस। तो प्राइस के कीमत लाइन के समानांतर है यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसका मतलब है कि क्वांटिटी यानी कि मांग नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है हम लोगों का? सिर्फ हम लोगों का पूर्ति बदल रहा है, कीमत बदल रहा है, कीमत बदल रहा है, कीमत बदल रहा है, कीमत बदल रहा है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मांग का लोच पूर्णतः बेलोजदार है। पूर्णतः बेलोजदार मतलब 0, पूर्णतः बेलोजदार है। और अगर यही ड्राइंग को मान लो कि अगर इस तरीके से करके आपको पूछता, एक्स के पैरेलल पूछता, तो यहाँ पे पूर्णतः लोचदार होता है, परफेक्ट इलास्टिक होता है। याद रखना इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट वेयर।
बोला गया है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य के बराबर होता है। देखो कैसे, याद है हम आप लोगों को गोसेन का रूल सिखाए थे। गोसेन का दो रूल होता है, एक उपयोगिता ह्रास नियम और एक होता है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। तो ये सम सीमांत उपयोगिता गोसेन का सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। उसमें क्या बोला जाता है, अगर मान लो ये एक उपभोक्ता है, देखो ये हम है मान लो, सिंपल बात है, अगर मान लो मेरे पास 10 रुपया है, हम कोई सामान खरीदे, उस सामान का कीमत 10 रुपया है। सपोज कर लो कि उस सामान का प्राइस कितना रुपया है, 10 रुपया। तो जब हम उस सामान को यूज करेंगे, तो उस सामान को यूज करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिलेगा, अगर वो 10 के बराबर मिल गया, तो हम संतुलन में हैं। अगर हम सामान को खरीदने में 100 रुपया खर्च किए, अगर हमको 100 के बराबर उपयोगिता मिल गया, सीमांत उपयोगिता, तो हम संतुलन में हैं। अगर हम 1000 रुपया उस सामान के लिए खर्च किए और हमको 1000 के बराबर अगर उपयोगिता मिल गया, तो हम संतुलन में हैं। यानी जितना पैसा खर्च करेंगे, उतने के बराबर हमको उपयोगिता चाहिए। अगर उतने के बराबर उपयोगिता मिल गया, हम यूटिलिटी मिल गया, मार्जिनल यूटिलिटी, तो हम इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। और ये वन सिंगल कमोडिटी ऑफ गुड्स का नियम है। एक वस्तु को खरीदने का नियम होता है ये। ठीक है, आगे। फॉर गिफ्टिंग गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गिफ्टिंग गुड्स में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो पॉजिटिव होता है। गिफ्टिंग वस्तुओं के लिए कीमत की मांग लोच क्या होती है, धनात्मक। यही चीज आपको गिफ्टिंग्स पैराडॉक्स, गिफ्टिंग का विरोधाभास नियम में हम आप लोगों को सिखाए थे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन वाला चैप्टर में हम आपको ये चीज पढ़ाए हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है आपको, फॉर द टू इंस्ट्रूमेंट लेबर, यानी कि अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग इनपुट तो लगाएंगे, तो दो इनपुट को लगा रहे हैं। एक हम लोग लगा रहे हैं लेबर, जिसको एल से डिनोट किए, और दूसरा लगा रहे हैं कैपिटल, जिसको हम लोग के से डिनोट किए। व्हाट विल बी द फॉर्मूला प्रोडक्शन फंक्शन एफ। तो प्रोडक्शन फंक्शन एफ यानी कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू प्रोडक्शन फंक्शन होगा, हम जो भी इनपुट लगाएं उन इनपुट को एक साथ दिखाएंगे। तो इनपुट है एल और इनपुट है के, तो ये होगा एल कोमा के। अगर मान लो 3 सामानों को लगाएं और उन 3 सामानों का नाम लिखे ए बी सी, तो पता है मेरा क्वांटिटी ऑफ फंक्शन क्या होता, ये होता ए बी सी। जितना इनपुट लगाएंगे उन सबको एक जगह दिखाएंगे कोमा देके। आया समझ में, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्पत्ति का साधन है, हम लोग उत्पादन करने के लिए दो साधन का यूज कर रहे हैं, एक श्रम जिसको एल से डिनोट किए और दूसरा पूंजी जिसको के से डिनोट कर रहे हैं। तो उस समय में जो उत्पादन फलन हम लोगों का निकलेगा उसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, आया समझ में मेरा बात। ठीक है, चलो। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज या आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड, कैपिटल और लेबर, ये तीनों ही प्रोडक्शन का फैक्टर होता है। उत्पादन का साधन भूमि, पूंजी, श्रम, इन सभी से हम लोग जो है उत्पादन करते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोल रहा है व्हेन टोटल प्रोडक्ट्स इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो हम लोगों का जीरो होता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तो जब सीमांत उपयोगिता होती है वो शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो 20 पे बोल रहा है एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड। मतलब कि किस टाइम पे जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो चेंजेबल होते हैं, तो वो हम लोगों का लॉन्ग रन में होता है। और अगर शॉर्ट रन का बात करें तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन का कुछ फैक्टर जो है वो वेरिएबल होता है, यानी कि चेंजेबल होता है, और कुछ प्रोडक्शन के फैक्टर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं मेरे। यानी कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील किए जाते हैं। तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन अगर अल्पकाल का बात करता तो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन को स्थिर, और कुछ साधन जो मेरा है वो परिवर्तनशील होता है। आया समझ में। दीर्घकाल को पैमाने का प्रतिफल का नियम कहा जाता है, जबकि अल्पकाल को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। यानी लॉन्ग रन को रिटर्न टू स्केल कहा जाता है, जबकि शॉर्ट रन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोला जाता है। ठीक है, आगे यहां देखो बोल रहा है कि इच पॉइंट ऑफ द आइसोलेटेड कर्व रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट दैट द इक्वल ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस ओनली। बोला जा रहा है कि समुत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जो वस्तु की समान समान मात्रा को उत्पादन करते हैं। यानी हम लोग दो समान वस्तुओं का उत्पादन का मात्रा को ही जो है समुत्पाद वक्र में दिखाते हैं, आइसोलेटेड कर्व में दिखाते हैं। सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन में ये बोल रहा है एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन डज ए जुडिशियस प्रोड्यूसर वांट्स टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल। रो ऑफ वेरिएबल के रिगार्डिंग एक बोल रहा है परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो उत्पादन का 3 स्तर होता है। पहला स्तर जहां उत्पादन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, दूसरे में उत्पादन स्थिर रहता है और तीसरे में घटता है। तो एक जो विवेकशील उत्पादक होता है वो हमेशा उत्पादन दूसरे स्तर पे करना पसंद करेगा, यानी प्रोडक्शन हमेशा वो सेकंड लेवल पे करना प्रेफर करेगा कि बोलेगा चल यार प्रॉफिट नहीं होता है तो कम से कम लॉस भी ना हो। ठीक है, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे होता है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र कैसे होता है। तो याद रखना एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू आकार का होता है। याद रखना एवरेज कॉस्ट बोल रहा है तो एवरेज कॉस्ट कर्व यू आकार का होता है। और अगर उल्टा यू बोलता तो याद रखना उल्टा यू जो होता है वो एवरेज प्रोडक्ट होता है, औसत उत्पाद होता है। ये जो बोल रहा है ना इनवर्स यू शेप, तो इनवर्स यू शेप ये हम लोगों का एवरेज प्रोडक्ट होता है, ये चीज याद रखना इसका। ठीक है, तो अल्पकाल में औसत लागत वक्र कैसे होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, और उल्टा उल्टा यू आकार का कौन होता है, तो उल्टा यू आकार का औसत उत्पाद होता है। ठीक है ना सर जी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक हम लोगों को फॉर्मूला पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो यहाँ देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, ये देखो ऑप्शन नंबर बी पे तो दिख गया टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसी से अगर मान लो हम लोग को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालने बोलता तो कैसे निकालते, तो यहाँ ऑलरेडी टोटल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इधर भेज देते तो माइनस हो जाता टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मान लो हमको क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलता तो इधर में ऑलरेडी टोटल कॉस्ट तो है, इसको हम लोग इधर भेज देते, माइनस हो जाता टोटल, माइनस हो जाता हम लोगों का यहाँ पे माइनस हो जाता टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। एग्जाम में कहीं से भी पलट के आपको क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर पूछ सकता है। देखो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो ऊपर में पड़े हैं। अब हम लोग को देखो क्या बोल रहा है, फॉर ए फार्म इक्विलिब्रियम, एक फार्म इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। फार्म संतुलन में तब होता है जब उसका एमआर जो है वो एमसी वक्र के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे ब्रेक इवन पॉइंट राइज व्हेन, ब्रेक इवन पॉइंट यानी सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, यानी कि कुल आगम जो है वो कुल लागत के बराबर मेरा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। किसने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, किसने कहा कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न करती है, तो ये प्रोफेसर जे बी शे ने कहा था। और इसी चीज को से का नियम भी बोला जाता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि से का नियम क्या है, तो बताना कि जेबीसी ने यानी प्रोफेसर जेबी से ने एक नियम बताया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं खोज लेती है। तो इसी को से का नियम बताया बोला जाता है। आप हमको बताना कि इस नियम को प्रोफेसर जेबी से ने किस बुक में लिखा था। भाई कहीं ना कहीं तो बुक में लिखा था, तो इस नियम को उन्होंने कौन बुक में लिखा था, आप कमेंट करके नीचे बताओ। देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट आप लोग को समझा रहे हैं। बोल रहा है कि कभी भी किसी भी वस्तु का जो कीमत है यानी प्राइस जो है उसमें 40% चेंजेस आया, लेकिन उसके सप्लाई में मतलब उसके पूर्ति में केवल 10% ही परिवर्तन आया, मतलब पूर्ति ना के बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बेरोजगार पूर्ति बोलेंगे, यानी इन इलास्टिक सप्लाई इसको हम लोग बोलेंगे। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे आगे बोल रहा है डिमांड इज एन स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, बोला गया है कि एक जो डिमांड जो है वो ज्यादा कब होता है। तो याद रखना एक्सेस डिमांड जो है वो तब होता है, एक्सेस डिमांड जो है वो तब होता है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए। तो ऑप्शन ढूंढो, तो डिमांड इज हायर देन सप्लाई, इसी को एक्सेस डिमांड बोलते हैं। और एक्सेस सप्लाई क्या होगा, एक्सेस सप्लाई उसको बोलते हैं जब हम लोग का जो सप्लाई है वो डिमांड से बराबर हो जाए। और प्राइस इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, इन तीनों को याद रखना। ठीक, अब देखो हिंदी में सेम यही बोल रहा है हम लोगों को, आधिक्य मांग की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो आधिक्य मांग की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु की मांग जो है वो उसकी पूर्ति से अधिक होती है, यानी कि पूर्ति की तुलना में मांग जब अधिक होती है। और अगर यही बोलता कि आधिक्य पूर्ति कब होता है, तो आधिक्य पूर्ति तब होता है जब पूर्ति अधिक होगा और हम लोगों का मांग कम होगा, ये आधिक्य पूर्ति है। और बोला संतुलन कीमत कहाँ होता है, तो संतुलन कीमत वहां होता है जहां किसी वस्तु का मांग और उस वस्तु का पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बोल रहा है 30 पे इन विच मार्केट प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन इज फाउंड। अब ध्यान से समझना,
बोल रहा है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखना, अगर आपको ऑप्शन में दिखेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, तो मोनोपोली कंपटीशन मार्केट को टिक लगाना। कुछ मत सोचना, मोनोपोली कंपटीशन मार्केट को टिक लगाओ। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो मोनोपोली कंपटीशन मार्केट यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन पे हम लोग जो है वो मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकार बाजार को टिक करेंगे। आया मेरा बात समझ में? लेकिन अगर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में और ऑफ दीज के जगह अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रहता, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार रहता, तो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार को हम लोग टिक मारते हैं। क्लियर है सर जी? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स डू ऑल द फार्म प्रोड्यूस इन फुल्ली कॉम्पिटिटिव मार्केट? यानी फुल्ली कंपटीशन मार्केट में सभी फार्म जो है वो किस तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन करता है? तो होमोजीनियस गुड्स होता है। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फार्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। किसका? समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 पे बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआर कर्व एंड एमआर कर्व अंडर मोनोपोली? अब देखो मोनोपोली में क्या होता है, ध्यान से समझना। मोनोपोली में जो होता है, ये मेरा ऐसा बनता है, ये एवरेज रेवेन्यू और ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एकाधिकार बाजार के अंतर्गत एआर और एमआर वक्र का संबंध ऐसा होता है कि एआर जो है वो मेरा बड़ा होगा किससे? एमआर से। तो एआर जो है वो एमआर से बड़ा होता है। अच्छा, इसमें भी और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी यही होता है, एकाधिकृत बाजार में भी यही होता है, बस एआर जो है वो एमआर से थोड़ा दूर जा करके गिरता है। ठीक है, लेकिन होता वही है। ठीक। और एआर और एमआर किसमें बराबर होता है? तो एआर और एमआर जो है वो बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। किसमें? ये बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बराबर होता है एआर और एमआर। इस तरीके का एआर और एमआर हम कई बार आप लोगों को ये चीज समझाए हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में जब पूछे तो आप एकदम फ्रीली तरीके से इसका जवाब दे दो। 33 में बोल रहा है इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर इज फाउंड? कौन सा ऐसा बाजार होता है जहां सिर्फ एक और केवल एक ही वस्तु का उत्पादक या विक्रेता है? तो वो होता है, बेचने वाला एक गो है, तो वो मोनोपोली होता है, यानी कि हम लोगों का पूर्ण प्रतियोगिता, सॉरी, मोनोपोली होता है यानी कि एकाधिकारी होता है जिसमें बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को न्यूमेरिकल बोल रहा है, देखो समझना, हम डायरेक्ट समझा रहे हैं। एक सेलर है, क्या है? एक सेलर, किसी सामान को बेचने वाला कोई विक्रेता है। मान लो वो 50 पीस सामान बेचा और एक पीस सामान का दाम 6 रुपया है। 50 पीस सामान बेचा और एक पीस सामान का दाम 6 रुपया है, तो बताओ 50 पीस बेच के उसको कितना रुपया मिलेगा? तो सिंपल बात है, 50 पीस सामान बेचा, एक पीस सामान का दाम 6 रुपया है, यानी इस हिसाब से उसको 50 पीस सामान बेच के 300 रुपया मिलेगा। भाई 50 पीस सामान बेचा, एक पीस सामान का दाम 6 रुपया है, तो 50 इंटू 6 यानी कि 300 रुपया जो है उसको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 35, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में पूछ दिया तो आपको इसका आंसर बस याद रख लेना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, एआर बराबर होता है, एआर बराबर होता है एमआर का, और ब्रैकेट में ई डिवाइडेड बाय ई माइनस वन। इसको याद रखना, अगर एग्जाम में देना रहा तो डिट्टो यही क्वेश्चन आपको उठा के एग्जाम में दे देगा। ठीक है, इसको याद रखना अच्छा से। ठीक है, फॉर्मूला पूछ रहा है हम लोगों का, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, एमआर दर्शाता है डेल्टा टीआर बाय डेल्टा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे बोल रहा है डिमांड कर्व्स इन ए फार्म इन परफेक्ट इलास्टिसिटी अंडर। बोल रहा है एक फार्म में मांग वक्र पूर्णता लोचदार होती है। बोल रहा है एक फार्म में मांग वक्र पूर्णता, एक फार्म का मांग वक्र पूर्णता लोचदार होता है, मतलब जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहता है। तो किस तरीके के बाजार में डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है? तो ये हम लोगों का होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइस ऑफ ए गुड्स इन द मार्केट इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर। याद रखना कि कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी गुड्स का प्राइस वहां तय होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर है। अच्छा, वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति बराबर है, तो हमको एक चीज याद आया, हम आप लोगों को यहाँ कुछ इक्वेशन देंगे, हमको बताना कौन सा सही है। अगर हम लिखते हैं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और हम अगर लिखते हैं डिमांड माइनस सप्लाई इज इक्वल टू 0, और अगर हम लिखते हैं डिमांड डिवाइडेड बाय सप्लाई इज इक्वल टू 1, और हम ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी पे लिखते हैं ऑल ऑफ दिस,
तो बताओ इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? तो याद रखना अगर ऐसे क्वेश्चन में बोला ना, तो याद रखना ये तीनों ही चीज़ एक ही चीज़ को बता रहा है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड माइनस सप्लाई इज इक्वल टू 0 या डिमांड बाय सप्लाई इज इक्वल टू 1 ये एक ही चीज़ को बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हम लोग टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। आया मेरा बात समझ में? ठीक है? क्योंकि इन सबका मतलब सेम है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखो 39 पे कुछ नहीं बोल रहा है। ये क्वांटिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसका मार्जिनल इनपुट है। यानी 12, 10 आपका 8, 6, 4, 2 माइनस 2। अब बोल रहा है हमको 5 यूनिट तक का मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, 5 यूनिट। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक का हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी निकालने बोला। ठीक? तो ठीक है ना मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं यहाँ तक का। तो देखो कैसे निकलेगा मार्जिनल यूटिलिटी? तो जोड़ो 12 और 10 22 22 और 8 22 और 8 आपका 30 30 और 6 36 36 और 4 40 तो जोड़ के 40 हुआ तो 40 हम लोगों का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है? मार्केट प्राइस इज फाउंड इन। तो एक मार्केट का जो प्राइस होता है वो मार्केट का प्राइस बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए पाया जाता है। शॉर्ट प्रोडक्ट मार्केट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शॉर्ट मार्केट में पाया जाता है। ठीक है? बाजार का मूल्य पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो बहुत ही अल्पकाल में जो है बाजार का मूल्य पाया जाता है। हो गया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों हम वीडियो इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि लाइन कट गया है। ठीक है? हम 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद हम आप लोगों का एक और लास्ट एमसीक्यू का वीडियो अपलोड करेंगे। लास्ट लास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी सारा एमसीक्यू का वीडियो अपलोड कर दिए। एक लास्ट हम एमसीक्यू का वीडियो अपलोड करेंगे। वो आप लोग एग्जाम से पहले देख के चले जाना। इतना एमसीक्यू कर लो, जो सब्जेक्टिव करवाए हैं वो सब्जेक्टिव कर लो। हो गया। इससे ज्यादा और आप लोगों को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। फिर चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स या साइंस के। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लास्ट वीडियो एमसीक्यू का हम लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। ठीक है? चलो।